मैराथन सीरीज सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन सब्जेक्ट लेक्चर फर्स्ट। इसके अंदर देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है ये। Which of the following phases in the SDLC focus on understanding problem and defining the scope of the new system? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एनालिसिस। इसका रीजन ये है कि यहां जो बात कर रहा है, फोकस कर रहा है, किसके ऊपर कर रहा है? अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम एंड डिफाइनिंग द स्कोप या उसके ऑब्जेक्टिव की भी बात कर रहा है। डिजाइन जो होता है ये उसका ब्लूप्रिंट होता है, उसके आर्किटेक्चर का, उसके सिस्टम का। इम्प्लीमेंटेशन होता है ये डिजाइन के बाद में यूज किया जाता है। जब डिजाइन ही यूज नहीं हो रहा तो इम्प्लीमेंटेशन का तो सवाल ही नहीं होता है। और टेस्टिंग ये काफी बार उसके कोड के उसके डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन के पैरेलल भी चलती है, और काफी बार डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन जो इम्प्लीमेंटेशन के बाद में इसको अप्लाई किया जाता है। तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा सी, एनालिसिस। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है? Which of the following is not typically a character of a good system analyst? Okay, तो इसमें देखते हैं क्या है। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल, ये इसका करेक्टरिस्टिक होता है। अपने को तो नॉट की बात करनी है। टेक्निकल एक्सपर्टाइज, ये भी होता है डेफिनेटली। एक्सीलेंट प्रोग्रामिंग स्किल्स, ये इसको जरूरत नहीं है एनालिस्ट को, क्योंकि उसके पास में जो डेवलपर है या जो प्रोग्रामर वगैरह है, अदर जो टीम मेंबर्स हैं वो इनके हायर किए होते हैं, उनकी टीम के अंदर होते हैं, उसके प्रोजेक्ट के साथ में। तो इनको पर्सनली इस चीज के ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं। उसके पास ऑलरेडी लॉट्स ऑफ वर्क, लॉट्स ऑफ टीम मेंबर्स आर देयर, और प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज ये भी इसके साथ में होना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3, विच डायग्राम इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ द डाटा थ्रू अ सिस्टम? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा DFD, फुल फॉर्म डाटा फ्लो डायग्राम। यहां पर देख लीजिए यूज केस डायग्राम। यूज केस डायग्राम जो था UML, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, उसके अंदर अप्लाई किया जाता है, और उसके पर्पस अलग है, अपने आगे बताते जाएंगे। क्लास डायग्राम भी ये UML के अंदर ही अप्लाई करता है। ये उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, स्टैटिक स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम उसको डिफाइन करता है। ERD जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, जो डाटाबेस में एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स, उनके बीच में जो रिलेशनशिप्स है वो डिफाइन करता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ द वाटरफॉल मॉडल? वाटरफॉल मॉडल के काफी डिसएडवांटेज भी हैं और सम एडवांटेज भी हैं। अब यहाँ फिलहाल डिसएडवांटेज की बात करें, एक तो वाटरफॉल मॉडल जो लीनियर मॉडल या क्लासिकल मॉडल कहलाता है। अपन देखते हैं इसके डिसएडवांटेज की बात कर पढ़ते हैं क्या कर रहा है। इट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज, ये तो इसका एडवांटेज हो जाएगा। इट इज सुटेबल फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट्स विद वेल डिफाइंड रिक्वायरमेंट, ये भी इसका एडवांटेज हो जाएगा। इट इज डिफिकल्ट टू एकोमोडेट चेंजेस वंस अ फेस इज, हाँ ये वाला इसका डिसएडवांटेज रहेगा। इसके साथ जो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक होता है इस मॉडल के साथ में, लीनियर मॉडल के साथ में, वो ये होता है कि आपके पास रिक्वायरमेंट्स जो कि वेल डिफाइंड होनी चाहिए। एक फेज कंप्लीट हो गया, लेटर ऑन अपन उसमें बैक ट्रैकिंग नहीं कर सकते, बैक में नहीं जा सकते हैं इस मॉडल के अंदर, क्योंकि अगर वो वापस अगर उसमें यूजर फीडबैक्स आ गए, रिक्वायरमेंट्स चेंज हो गई, तो उस केस में जब रीडेवलपमेंट होगा तो रीडेवलपमेंट कॉस्ट बढ़ जाएगी, इसका टाइम जो प्रोजेक्ट का वो इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से इस मॉडल को एडॉप्ट किया गया था। इसका मोटो जो था, इसका ऑब्जेक्टिव था, वो फुलफिल नहीं होगा, तो ये इसका डिसएडवांटेज हो जाएगा। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द प्राइमरी आउटपुट ऑफ द रिक्वायरमेंट गैदरिंग स्टेज? इसका प्राइमरी आउटपुट क्या होता है? सोर्स कोड से तो कोई मतलब नहीं, सोर्स कोड तो आपको इम्प्लीमेंटेशन के समय मिलेगा, रिक्वायरमेंट गैदरिंग के समय तो उसका कोई यूज नहीं है। टेस्ट केसेस है, ये भी इम्प्लीमेंटेशन जब करेंगे उसके बाद की बात है, एक बार कोडिंग वगैरह हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, SRS डॉक्यूमेंट, सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन जो डॉक्यूमेंट है रिक्वायरमेंट्स की, ये जो SRS डॉक्यूमेंट होता है ये कंप्लीटली फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल जो रिक्वायरमेंट्स होती है यूजर की तरफ से और डेवलपर की अपनी तरफ से सजेशन, वो सारे कंप्लीट एक फुलफिल जो डॉक्यूमेंट है उसको डिफाइन करता है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, which of the following testing type focuses on verifying that the entire system work together as a cohesive unit? होल सिस्टम की बात कर रहा है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिस्टम टेस्टिंग, सी। यहां पर देखिए ये जो यूनिट टेस्टिंग होता है, इसके किसी भी सिस्टम का जो इंडिविजुअल मॉड्यूल होता है या स्मॉलेस्ट मॉड्यूल होता है जो इंडिपेंडेंटली टेस्ट किया जा सकता है, ये उसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा है।
इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है 2, 3, 4 जो सम नंबर ऑफ यूनिट जो यूनिट्स होते हैं या मॉड्यूल्स होते हैं उनको कंबाइन करके जो टेस्ट करते हैं जो किसी पर्पस को किसी फंक्शन को फुलफिल कर रहे हो, वहाँ इंटीग्रेशन टेस्टिंग हो जाती है। यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होती है, ये स्टेक होल्डर या जो एंड यूजर्स होते हैं उनके पर्सपेक्टिव से होती है कि उन्होंने जो सिस्टम बनाने के लिए दिया था उसके अकॉर्डिंगली सिस्टम की रिक्वायरमेंट जो फुलफिल हो रही है या नहीं है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ओके इनटू स्मॉलर मैनेजेबल कंपोनेंट्स। तो इसके लिए वर्ड टेक्निकल वर्ड आ जाएगा आपके लिए मॉड्यूलराइजेशन, जो अपन बोलते हैं जो मॉड्यूल जो होता है वो बेसिकली होता है स्मॉलर फंक्शन, स्मॉलर जो पार्ट प्रोसीजर फंक्शन एटसेट्रा उनके लिए होता है। इंटीग्रेशन का मीनिंग तो कंबाइन करना होता है, तो ये तो यहाँ तो ब्रेकिंग हो रही है। और प्रोटोटाइपिंग होता है, ये जस्ट एक डमी वर्जन होता है बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन, यूजर फीडबैक देने के लिए, उसको रिफाइन करने के लिए सिस्टम को। टेस्टिंग तो ये लास्ट में उसको सॉफ्टवेयर को कंप्लीटली रिफाइन एंड फ्री फ्रॉम बग करने के पर्सपेक्टिव से यूज किया जाता है। यस, नेक्स्ट वन, which of the following risk management strategies in SDLC involve transferring the risk to a थर्ड पार्टी? ये रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं इनके ऊपर फोकस कीजिएगा, इनकी वर्किंग के ऊपर क्या कह रहा है ये क्या कह रहा है यहाँ पर ध्यान ये देना, ये ट्रांसफरिंग द रिस्क को क्या कर रहा है, थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर रहा है, यानी जो जिसके पास है जो ओनर है वो खुद उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। पहली बात देखिए, इसका जो थर्ड पार्टी, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी, रिस्क ट्रांसफर। देखिए, रिस्क अवॉइडेंस जो होता है, रिस्क अवॉइडेंस के अंदर क्या है, रिस्क को एलिमिनेट कर देते हैं, जो भी एक्टिविटी ऐसा कोई टास्क होने वाला सिस्टम के अंदर उसको इग्नोर कैंसिल कर देते हैं अगर उसके अंदर रिस्क एग्जिस्टेंस के चांसेस हैं। तो रिस्क मिटिगेशन के अंदर क्या कर देते हैं, क्या क्या रिस्क अराइज हो सकते हैं, उनके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं और कैसे उनको डील करेंगे, उससे रिलेटेड रहता है। रिस्क एक्सेप्टेंस जो होता है ये क्या कर देता है, जो भी रिस्क आ रहा है उसको एक्सेप्ट कर लेता है, कोई एक्शन वगैरह नहीं लेता है अपनी तरफ से। लेटर ऑन इसका इम्पैक्ट, इसका रीजन ये हो सकता है या तो उसकी जो रिस्क की जो कॉस्ट है वो ज्यादा हो सकती है या ज्यादा आगे के लिए ये सिस्टम के लिए डिफिकल्ट हो सकता है। तो इस तरीके से उसको लेटर ऑन डिफाइन करते हुए ये एक्सेप्टेंस इसकी की जाती है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड डिजाइन सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन? ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक चीज ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जाम में कपलिंग एंड कोहेजन, नॉर्मल टर्म बात कर रहा हूं, कोहेजन एंड कपलिंग, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन 100% आते हैं और काफी बार 2-2, 3-3 क्वेश्चंस भी आते हैं। तो इसको पूरा डिटेल में जाइएगा, इसके ऊपर होता क्या है, किस टाइप की कपलिंग है, किस टाइप की कोहेजन है, क्या वेराइटी है, इसके ऊपर काफी डिटेल के अंदर है। तो यहाँ पर मैंने इसमें 4 या 5 क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर कवर अप किए हैं, आपको बता दूंगा, काफी हद तक आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम इस टॉपिक के ऊपर। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक है, ओके, कि गुड डिजाइन की बात कर क्या होना चाहिए। पहली बात तो ये देखिए, कपलिंग जो है होता क्या है, कपलिंग का मतलब होता है अगर दो मॉड्यूल देखें, दो शुड बी इंटरडिपेंडेंस इशू करे, क्योंकि हर मॉड्यूल अपने आप में सेपरेट करना चाहे, काम करना चाहता है, आइसोलेटेड काम करना चाहता है, वो इंटरफेयर नहीं होना चाहिए दूसरे के मॉड्यूल की वजह से। तो ये कहलाता है इंटरडिपेंडेंस। और कोहेजन कहलाता है एक ही मॉड्यूल के अंदर बात करते हैं लेकिन उसके जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं वो आपस में बाउंडेड होते हैं, उनकी जो फंक्शनिंग होती है इस प्रकार से होती है कि उस मॉड्यूल का जो अपना मेन फंक्शन है या गोल है वो अचीव होना चाहिए, ताकि उसको समझना, करना, उसके ऊपर वर्किंग करना या टेस्टिंग करना वो इजी हो जाए। तो इस पर्पज से अगर इंटरडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं तो इंटरडिपेंडेंट जो डिपेंडेंसी है दूसरे के ऊपर वो क्या होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। तो अपन यहाँ लो कपलिंग ले लेंगे, लेकिन जो एलिमेंट्स के बीच का जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रांग होना चाहिए, तो वो क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, लो कपलिंग हाई कोहेजन। यस, नेक्स्ट वन, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ अ यूज केस डायग्राम इन यूएमएल? यूएमएल का होता है यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर काम में ली जाती है। इसका मेन पर्पस क्या होता है वो देख लीजिए, यूज केस डायग्राम टू शो द स्टैटिक स्ट्रक्चर, इसके लिए तो क्लास डायग्राम काम में लेते हैं। टू मॉडल द डायनामिक बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट, नहीं ये नहीं आता है। टू डिस्क्राइब द फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ सिस्टम फ्रॉम एन एक्सटर्नल यूजर पर्सपेक्टिव, ये इसका करेक्ट बता देता है। इसमें क्या होता है, यूज केस से मतलब होता है कंडीशन, किसी भी फंक्शन की जो कंडीशन है
फंक्शन उसको डिफाइन करता है, और उसके साथ में जो एक्टर्स होते हैं, एक्सटर्नल जो एंटिटीज होती है, वो उसके साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, ये उससे रिलेटेड होता है। तो फिर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट वन, इन विच SDLC मॉडल आर द प्रोटोटाइप्स डेवलप्ड एंड रिफाइंड इटरेटिवली विद यूजर फीडबैक। देखिए यहाँ पर एक चीज, यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज ध्यान से दीजिए, यहाँ पर दो आंसर थोड़े नियर बाय हैं, मैं उनको बता देता हूँ। वाटरफॉल मॉडल तो नहीं आएगा इसमें, क्योंकि इसमें इटरेशन वगैरह जो होता है, वर्ड होता है, वो अलाउ होता ही नहीं है। और वी मॉडल जो होता है, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन जो मॉडल होता है, ये वाटरफॉल मॉडल का एडवांस्ड फॉर्म होता है, तो ये भी नहीं होगा। ये दो तो कंप्लीटली रिजेक्ट हो जाएंगे। अब ये दो आपके आंसर हो सकते हैं, स्पाइरल मॉडल भी, रेड मॉडल भी। रेड का फुल फॉर्म होता है रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट की बात कर रहा है। अब आपका जो आंसर है वो रेड अपन ले रहे हैं, कर रहे हैं। इसका रीजन ये है कि जो स्पाइरल मॉडल होता है, मेन ये रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करता है। प्रोटोटाइप इसका एक एलिमेंट, कंपोनेंट होता है, उसके ऊपर वर्क करता है, लेकिन इटरेटिव फॉर्म के अंदर नहीं करता है ये, उसके ऊपर प्रोटोटाइप के ऊपर। जबकि रैपिड एप्लीकेशन के अंदर क्या करता है, वो यूजर फीडबैक लेता है, यूजर का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होता है, एंड जो प्रोटोटाइप जो डेवलपमेंट होता है वो इटरेटिवली होता है। इस वजह से तुम्हें प्रायोरिटी जो चली जाती है वो रेड मॉडल के ऊपर ज्यादा चली जाती है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की डिलीवरेबल ऑफ द सिस्टम डिजाइन फेज। आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सिस्टम आर्किटेक्चर डॉक्यूमेंट। ये क्या कर रहा है, डिजाइन फेज से बात कर रहा है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट, ये तो फिजिबिलिटी जो रिपोर्ट वगैरह जो होती है बिगिनिंग में, रिक्वायरमेंट गैदरिंग एनालिसिस उस फेज में काम आती है। रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन ये भी बिगिनिंग में जो गैदरिंग एंड एनालिसिस फेज के अंदर काम आता है। यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग ये तो बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है, जब कंप्लीटली यूजर जब आपका सॉफ्टवेयर डेवलप वगैरह हो जाता है, सिस्टम डेवलप हो जाता है, तो यूजर के पर्सपेक्टिव से उसके देखे जाते हैं क्राइटेरिया वगैरह कि उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द कपलिंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन। मैंने आप लोगों को बताया था कपलिंग एंड कोहेजन से रिलेटेड काफी क्वेश्चन आएंगे। एक बार बिगिनिंग में मैंने थ्योरी बता दी थी, इसे बार बार थ्योरी को रिपीट नहीं करूंगे, डायरेक्ट अपन आंसर के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। कपलिंग जो वर्ड है यहाँ पर अपन जो एक वर्ड के अंदर इसको ध्यान में रखें तो वो इंटरडिपेंडेंस, बस ये याद रख लीजिएगा, उसके रेस्पेक्ट में बात करेंगे। ये क्या कह रहा है, द मेजर ऑफ हाउ स्ट्रांगली रिलेटेड एंड फोकस द इंटरनल एलिमेंट। ये जो डेफिनेशन है कोहेजन की है, कपलिंग की नहीं है। द डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द सॉफ्टवेयर, ये वाला हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका बी। ओके, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, इन डाटा फ्लो डायग्राम DFD व्हाट डज अ डबल स्क्वायर और रेक्टेंगल टिपिकली रिप्रेजेंट। यहाँ जो जस्ट बात कर रहा है, इस DFD के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ सिंबल्स यूज करते हैं, उनके रेस्पेक्ट में बात हो रही है, लेकिन ये बात कर रहा है डबल स्क्वायर और रेक्टेंगल की बात कर रहा है। तो डबल स्क्वायर रेक्टेंगल जो यूज किया जाता है वो थोड़ा सा इस टाइप से रहता है, वैसे ऐसे भी हो सकता है या फिर ऐसे भी हो सकता है, डिपेंड करता है कौन से साइंटिस्ट का आप वर्जन काम में ले रहे हैं। और ये जो है आपके एक्सटर्नल एंटिटी और टर्मिनेटर को डिफाइन करता है। अगर आप प्रोसेस या और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डाटा का इस काम में लेते हो तो प्रोसेस के लिए या तो सर्कल काम में लेंगे यहां पर, या फिर इसका जो है ये इस टाइप से राउंडेड रेक्टेंगल जो है वो काम में भी लिया जाता है। नेक्स्ट है डाटा स्टोर। डाटा स्टोर के लिए भी दो अलग अलग काम में लेते हैं, या तो आप इस टाइप का जो रेक्टेंगल है ओपन एक साइड में ये वाला काम में लेते हैं, या पैरेलल लाइंस करके दे देते हैं, ये उसके लिए काम में ले सकते हैं डाटा स्टोर के लिए। एंड डाटा फ्लो के लिए या तो आपकी जो है स्ट्रेट लाइन आएगी या फिर कर्व्ड लाइंस भी काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट जब आप देख रहे हैं तो इसको यूजर के पर्सपेक्टिव से एक सिंपल डिफरेंस बताता हूं। फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो थी वो यूजर के पर्सपेक्टिव से देखनी है, यानी वो व्हाट डज द सिस्टम डू, और यहाँ पर जो नॉन फंक्शनल देखती है सिस्टम के पर्सपेक्टिव से देखने हाउ द सिस्टम इज परफॉर्मिंग। तो यहाँ पर अपन देखते हैं, उसके हिसाब से अपन इसको क्लासीफाई कर पाएंगे। फर्स्ट वन, द सिस्टम मस्ट अलाउ द यूजर्स टू लॉग इन विद द यूजर नेम। तो ये आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट हो जाए क्योंकि इसमें यूजर का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। नेक्स्ट है द सिस्टम मस्ट जनरेट अ सेल्स रिपोर्ट। ये भी जो है यहाँ पर फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हो जाए क्योंकि यूजर से कनेक्टेड है।
ये वाला आपका आंसर हो जाएगा नॉन फंक्शनल, क्योंकि इसका यूजर से कोई लेना देना नहीं है। और लास्ट वाला भी जो हो जाएगा ये यूजर से रिलेटेड, यानी बाकी की ए बी एंड डी जो है वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट से रिलेटेड है और सी जो है आपका नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, ये भी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसके हिसाब से देख लीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी, टू एंश्योर द सिस्टम मीट्स द एंड यूजर्स बिजनेस नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स। नेक्स्ट वन, which diagram in UML represent the sequence of messages exchanged between the objects to perform a specific function। यहां जो बात कर रहा है सीक्वेंस ऑफ मैसेज एक्सचेंज बिटवीन परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन की, उसकी बात कर रहा है। सीक्वेंस ऑफ मैसेजेस एक्सचेंज बिटवीन द ऑब्जेक्ट टू परफॉर्म ये, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर सीक्वेंस डायग्राम। नेक्स्ट वन, what is the primary advantage of using an incremental SDLC model? yes, इसका क्या हो जाएगा, इसका है तो इसका आपका करेक्ट हो जाएगा B, it delivers working software in iterations providing early partial functionalities। जब इंक्रीमेंटल मॉडल काम में लिया जाता है, जो प्राइमरी जो मॉड्यूल्स होते हैं, प्राइमरी फंक्शंस हैं, वो पहले ही सिस्टम के अंदर वो डेवलप किए जाते हैं, उनकी टेस्टिंग की जाती है और स्टेक होल्डर के पर्सपेक्टिव से उनका फीडबैक लिया जाता है। तो और वो जो पार्शियल पार्ट है बिफोर कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट, वो पार्शियल पार्ट यूज भी हो सकता है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल डायग्राम टू मॉडल द डिटेल्ड लॉजिक ऑफ अ सिंगल प्रोसेस और मेथड विद इन अ सिस्टम। ये क्या कर रहा है, एक उसकी डिटेलिंग हो रही है प्रोसेस की सारा, तो ये डिटेलिंग जो हो रही है एक ही उस प्रोसेस के अंदर, तो ये आ जाएगा आपका बी, एक्टिविटी डायग्राम। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अजाइल मेथोडोलॉजी इन SDLC। क्या होगा इसमें, देखें स्ट्रक्चर ये वाला नहीं होगा। नेक्स्ट, एम्फेसिस ऑन कंप्रेशन, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट सी, इटरेटिव इंक्रीमेंट डेवलपमेंट विद कंटिन्यूअस फीडबैक, ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21, इन अ डाटा फ्लो डायग्राम अ कर्व्ड एरो टिपिकली रिप्रेजेंट, ये भी बताया था आप लोगों को, इसके अंदर कर्व डायग्राम है या स्ट्रेट डायग्राम, जो ये शो करेगा डाटा फ्लो को। करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ वॉक थ्रू इन द SDLC, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टू formally review a document or code by a team to find errors or issue। वॉक थ्रू जो होती है कि इनफॉर्मल मीटिंग होती है जो बाय द डिजाइनर या जो टेस्टर है या प्रोग्रामर है, इसके द्वारा की जाती है। इसका जो मेन एम होता है टू फाइंड आउट द बग, एरर और इनकंसिस्टेंसी जो डाटास की है उसको रेक्टिफाई करना। यस, नेक्स्ट वन, question number 23, which SDLC model is best suited for projects where requirements are highly uncertain and evolve rapidly। इसके लिए आपका बेस्ट जो रहेगा, यहाँ पर क्या है, रिक्वायरमेंट्स वगैरह हाईली अनसर्टेन है, इवोल्व रैपिडली, तो इसके लिए बेस्ट रहेगा आपका स्पाइरल मॉडल, क्योंकि ये रिस्क मैनेजमेंट से भी रिलेटेड है। वाटरफॉल मॉडल और जो वी मॉडल होते हैं, यहाँ रिक्वायरमेंट्स वेल डिफाइंड चाहिए आप लोग दोनों, जो तभी ये यूज हो सकते हैं। स्पाइरल मॉडल जो है रिस्क मैनेजमेंट को हैंडल करता है एट ईच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। नेक्स्ट वन, द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द रिसोर्सेज, ह्यूमन, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड टाइमलाइन रिक्वायर्ड फॉर अ प्रोजेक्ट इज टिपिकली पार्ट ऑफ विच फिजिबिलिटी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शेड्यूल फिजिबिलिटी। रीजन ये है कि यहाँ आप देखिए टाइमलाइन रिक्वायर्ड फॉर अ प्रोजेक्ट के, कोई भी प्रोजेक्ट जो दिया गया है उस पर्टिकुलर शेड्यूल तक कंप्लीट हो सकता है या नहीं हो सकता। कंप्लीट हो सकता है कि उसके लिए क्या रिसोर्सेज, ह्यूमन बीइंग, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या अदर वन जो है मटेरियल जो है उसके लिए नीडेड रहेगा। नेक्स्ट वन, व्हाट डज द टर्म कोहेजन रेफर टू इन सॉफ्टवेयर डिजाइन, ये अभी बता चुका था मैं आपको। कोहेजन की जब बात कर रहा है तो यहाँ क्या करेगा, द डिग्री ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द डिफरेंट मॉड्यूल, ये तो आपका हो जाएगा कपलिंग कहलाएगा। द मेजर ऑफ हाउ स्ट्रांगली रिलेटेड एंड फोकस द इंटरनल, ये वाला इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर जो बताया था आप लोगों को। नेक्स्ट वन,
In object oriented analysis and design, what does the encapsulation refer to? इसका करेक्ट आंसर देखिए यहाँ पर द एबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टू टेक मेनी फॉर्म्स, ये तो पॉलीमॉर्फिज्म को डिफाइन करेगा। द क्रिएशन ऑफ न्यू क्लासेस फ्रॉम द एग्जिस्टिंग क्लासेस, ये अलग कंसेप्ट आ जाता है। ये जो दो आंसर हैं काफी मिलते जुलते हैं, नियर बाय आंसर्स हो जाएंगे। लेकिन यहाँ जब एनकैप्सुलेशन की जब बात कर रहा है, रेफरिंग की बात कर रहा है, तो आपको ये बताना है कि ये करता क्या है। तो उसके हिसाब से इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा डी, हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, एनकैप्सुलेट करना। लेकिन जब ये वाला जो पार्ट जाएगा, ये भी डेटा, ये जो है एग्जैक्टली डेटा हाइडिंग या डेटा एब्स्ट्रैक्शन से रिलेटेड, लेकिन हाउ इट इज टू बी इम्प्लीमेंटेड वो डेटा एब्स्ट्रैक्शन या डेटा हाइडिंग के अंदर आएगा। नेक्स्ट वन, which document primarily specifies the what functional and non-functional requirements of the system from the user's perspective? यूजर के पर्सपेक्टिव से अगर ये बात कर रहा है कि फंक्शनल, लेकिन फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स उसका कंप्लीट डॉक्यूमेंट, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, यूजर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक SRS डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट वन, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एरर और डिफेक्ट फ्रॉम अ सॉफ्टवेयर ड्यूरिंग द डेवलपमेंट साइकिल, इसको एरर्स वगैरह जो फाइंड आउट होती है उसको रिमूव कर रहे हैं तो ये कहलाएगा डीबगिंग। टेस्टिंग जो होता है ये एरर्स को डिटेक्ट करता है, लेकिन रिमूव करने का काम डीबगिंग के अंदर होता है। वैलिडेशन जो होता है यूजर के पर्सपेक्टिव से होता है कि जो प्रोडक्ट है वो राइट है या नहीं है, और वेरिफिकेशन जो होता है वो डेवलपर के पर्सपेक्टिव से है कि प्रोडक्ट को राइट बनाया गया है या नहीं बनाया गया है। Next one, in UML, which diagram is best suited to show the static structure of the system, including classes, their attribute, method and relationship? Static structure की बात कर रहा है of the system, यहाँ पर आपका तो correct answer हो जाएगा C, class diagram. Next one, what is the main purpose of the reverse engineering in system analysis? Reverse engineering का क्या इसमें रहेगा रोल? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, टू एनालाइज एन एग्जिस्टिंग सिस्टम टू क्रिएट इट्स डिजाइन स्पेसिफिकेशंस एंड मॉडल। रिवर्स इंजीनियरिंग जैसा कि इसके नाम से क्लियर है, तो यहाँ पर अपन इम्प्लीमेंटेशन जो कोडिंग से करते हुए बैक में डिजाइन फेज तक वापस इसको रिवर्स करते हैं। इसका मेन एम ये होता है कि अगर आपके डिजाइन डॉक्यूमेंट्स जो हैं जो बिगिनिंग में वो अगर आउटडेटेड हो चुके हैं या लॉस्ट हो गए हैं, उसको फाइंड आउट करने के लिए जो है जो इस प्रोसेस को काम में लिया जाता है। तो लेटर ऑन सिस्टम को मेंटेन करने, उसकी अपग्रेडेशंस वगैरह के लिए जो ये काफी हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसएडवांटेज ऑफ द प्रोटोटाइपिंग मॉडल? क्या कह रहा है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कैन लीड टू द फीचर क्रीप एंड डिफिकल्टी इन मैनेजिंग स्कोप। रीजन क्या है कि इसके अंदर प्रोटोटाइपिंग जो मॉडल है इसमें जो है यूजर इन्वॉल्वमेंट, यूजर फीडबैक रहता है, और एवरी टाइम यूजर फीडबैक लेके उसके प्रोटोटाइप को डेवलप करना, यानी हर बार उसमें जो न्यू रिक्वायरमेंट्स ऐड होंगी, हर बार उसको डेवलपमेंट करना पड़ेगा। तो इस केस में ये चांसेस हैं कि जो ओरिजिनल स्कोप या जो गोल था प्रोजेक्ट का वो डेविएट हो जाएगा, प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, और जो डेवलपमेंट का जो टाइमिंग्स है, शेड्यूल प्लान है, दैट इज वो भी काफी अहेड जो आगे शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ अ डाटा डिक्शनरी इन सिस्टम एनालिसिस? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टू प्रोवाइड अ सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी फॉर डेफिनेशंस ऑफ ऑल डाटा एलिमेंट। जितने भी डाटा, उनके डाटा टाइप्स, उनके बीच की जो रिलेशनशिप वगैरह जो है वो सारा यहाँ इसके अंदर एग्जिस्ट होता है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की डिलीवरेबल ऑफ द रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन एक्टिविटी? ओके, इसका करेक्ट आंसर आपका जो हो जाएगा ये हो जाएगा फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट लिस्ट। नेक्स्ट वन, विच टाइप ऑफ डायग्राम इन UML इज यूज्ड टू इलस्ट्रेट द इंटरेक्शन बिटवीन अ यूजर एंड सिस्टम शोइंग द सीरीज ऑफ एक्शंस परफॉर्म्ड बाय द यूजर एंड रेस्पॉन्सेज बाय द सिस्टम? इसका करेक्ट आंसर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा D, sequence diagram. Next one, what is the primary purpose of a change management process in SDLC?
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, टू मैनेज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द अप्रूव्ड चेंजेस टू द सिस्टम और प्रोजेक्ट स्कोप. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36. Which of the following is an advantage of using a top-down approach in system design? Correct answer क्या हो जाएगा? C. Provides a global view of the system early in the design phase. Top-down approach के अंदर क्या करते हैं? ये जो टॉप मोस्ट कंप्रेहेंसिव सिस्टम जो है, होल सिस्टम, उसको लिया जाता है लेटर ऑन, दैट इज टू बी डिवाइडेड. सिस्टम के पार्ट जो है मॉड्यूलर या उसको ब्रेक करते हुए बॉटम लेवल तक जाते हैं, उसकी डिटेलिंग्स के अंदर जाते हैं. नेक्स्ट वन, व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लूज कपलिंग इन सिस्टम डिजाइन? ओके, लूज कपलिंग की बात कर रहा है. तो पहले कपलिंग वर्ड जो था इंटरडिपेंडेंस रिलेटेड क्या कह रहा है? मॉड्यूल्स आर हाईली डिपेंडेंट ऑन. लूज कपलिंग में तो अगर लूज कपलिंग है तो इंटरडिपेंडेंसी कम होगी, मिनिमम. ये वाला तो नहीं होगा. चेंजेस इन वन मॉड्यूल फ्रीक्वेंटली रिक्वायर्स चेंज इन अदर. नहीं, मॉड्यूल्स कैन बी मॉडिफाइड इंडिपेंडेंटली विद मिनिमम, ये वाला हो जाएगा, क्योंकि ये लूज कपलिंग है. अगर टाइट कपलिंग होती, अगर एक दूसरे पर डिपेंडेंसी होती, तो एक मॉड्यूल का इफेक्ट जो है दूसरे मॉड्यूल के ऊपर पड़ेगा. नेक्स्ट वन, इन द कंटेक्स्ट ऑफ सिस्टम एनालिसिस व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ डिसीजन टेबल? ओके, क्या आंसर है? टू रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ द डाटा विद इन, ये नहीं होगा. टू शो द सीक्वेंस, क्योंकि डिसीजन टेबल में सीक्वेंस तो होता ही नहीं है. टू रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स डिसीजन लॉजिक इन क्लियर, ये वाला हो जाएगा. डिसीजन टेबल के अंदर ये डिफरेंट काइंड ऑफ कंडीशन है, और कंडीशन के रेस्पेक्ट में क्या एक्शंस हैं या क्या आउटपुट्स वगैरह होंगे, तो उसकी बात हो रही है. नेक्स्ट वन, which of the following is not typically a part of the system implementation phase? System implementation phase का part नहीं है. Coding and programming ये इसका part है. Database creation ये भी उसका part है. User training ये भी उसका part है, क्योंकि एक बार सिस्टम को जैसे डेवलप कर दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया, यूजर के उसका डिप्लॉयमेंट होने के बाद में उसको जो है ट्रेनिंग दी जाती है कि हाउ टू इंटरेक्ट विद द सिस्टम, इसलिए इसका पार्ट होता है. लेकिन रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन जो होता है, ये रिक्वायरमेंट गैदरिंग और एनालिसिस फेज का पार्ट होता है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी. नेक्स्ट वन, व्हाट इज द रेग्रेशन टेस्टिंग प्राइमरी यूज? ये करवा चुका हूं काफी बार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम. क्या कह रहा है? बी, टू एंश्योर दैट न्यू कोड चेंजेस हैव नॉट एडवर्सली अफेक्टेड एग्जिस्टिंग फंक्शनलिटीज. नेक्स्ट वन, Which of the following describes a functional requirement? मैंने आपको बताया था कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को जब आप बात करते हैं तो इसको यूजर के पर्सपेक्टिव से सोचना है, और नॉन फंक्शनल को सिस्टम के पर्सपेक्टिव से. देखिए ये कौन सा है, तो सिस्टम मस्ट बी अवेलेबल 99%, ये तो आपकी नॉन फंक्शनल हो जाएगी. सिस्टम मस्ट प्रोसेस 100 ट्रांजेक्शन, ये भी आपका जो है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होगा. सिस्टम मस्ट अलाउ यूजर्स टू सर्च फॉर प्रोडक्ट, ये आपका हो जाएगा फंक्शनल रिक्वायरमेंट, आपका करेक्ट आंसर. सिस्टम मस्ट एनक्रिप्ट ऑल, ये भी नॉन फंक्शन. बाकी के ए, बी एंड डी जो हैं, ये तीनों नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स उसके अंदर आ जाएंगे. नेक्स्ट वन, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अननेसेसरी डिटेल्स एंड फोकसिंग ऑन द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक इन अ सिस्टम मॉडल, ये कंसेप्ट जो है वो क्या कहलाता है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये आपका आएगा डाटा एब्स्ट्रैक्शन के अंदर. यस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, विच SDLC मॉडल might lead to a long development cycle and the risk of not meeting user expectation if requirement changes significantly during the project? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाटरफॉल मॉडल, क्योंकि वाटरफॉल मॉडल के अंदर जो रिक्वायरमेंट्स है दोज शुड बी वेल डिफाइंड. लेटर ऑन उसके साथ में आ रही है, लगातार उसको मिल रहा है फेज कंप्लीट होने के बाद में, तो इसका प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट टाइम काफी इंक्रीज हो जाएगा और यूजर की रिक्वायरमेंट को ये फुलफिल नहीं कर पाएगा. नेक्स्ट वन, UML एंड एक्टर इन अ यूज केस डायग्राम रिप्रेजेंट्स. एक्टर जो होता है एक्सटर्नल एंटिटी होता है, क्या कर रहा है ये? ओके, तो एन एक्सटर्नल एंटिटी, ह्यूमन, यूजर, अनदर सिस्टम और हार्डवेयर दैट इंटरैक्ट्स विद द सिस्टम. नेक्स्ट वन, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट इन SDLC? ये अपन काफी बार कर चुके हैं. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, टू ट्रैक एंड कंट्रोल चेंजेस टू सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स, डॉक्यूमेंटेशन एंड अदर प्रोजेक्ट आर्टिफैक्ट. जो भी इनके अंदर जो चेंजेस होते जा रहे हैं लगातार, उनको पूरा एक
प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में मैनेज करना, ताकि ये पता चल जाए कब इनके अंदर अपडेट्स किया गया था और क्या फर्दर लेटर ऑन इनके अंदर मेंटेनेंस या अपडेशन की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट वन, which of the following technique is commonly used for requirement gathering by observing users in their natural work environment? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट वन, which of the following is the drawback of the V model in SDLC? इसका ड्रॉबैक क्या है, इसका देखते हैं। स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन टेस्टिंग थ्रू आउट, ये वाला नहीं रहेगा। रिक्वायर क्लियर एंड स्टेबल, allows for early detection of design, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी, इट रिड्यूसेस ओवरऑल डॉक्यूमेंटेशन ओवरहेड। इसका रीजन ये रहता है कि ये जो है यहाँ पर कंप्लीटली वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन जो टेक्निक है उसके ऊपर ये वर्क करता है। एवरी स्टेज जो है उसके फेस को मेंटेन किया जाता है और उसका डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ सिस्टम बाउंड्री इन अ सिस्टम एनालिसिस? इसका करेक्ट आंसर देख क्या है, टू डिफाइन द लिमिट्स ऑफ द वो, ओके, टू सेपरेट द सिस्टम फ्रॉम इट्स एनवायरमेंट, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। इसका मेन पर्पस होता है कि सिस्टम बाउंड्री को बनाने का पर्पस होता है कि सिस्टम, जब कोई भी सिस्टम डेवलप किया गया उसके अपने ऑब्जेक्टिव या कुछ गोल्स होते हैं और उन गोल्स और ऑब्जेक्टिव को अराउंड रखते हुए, कंस्ट्रेंट्स वगैरह रखते हुए सिस्टम के जो अदर जो मॉड्यूल्स वगैरह हैं वो इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। अगर इसको सिस्टम बाउंड्री अगर डिफाइन नहीं करेंगे तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है या जो मेन गोल है वो डेविएट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, which level of DFD data flow diagram provides the highest level of abstraction showing the entire system as a single process with the external entities? Okay, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, लेवल 0 DFD, या जिसको कंटेक्स्ट डायग्राम कहते हैं। इसका रीजन ये होता है, जब बिगनिंग के अंदर जब DFDs वगैरह बनाते हैं करते हैं तो आपको केवल जो होल सिस्टम है उसको एक सिंगल प्रोसेस की तरह ट्रीट किया जाता है इस टाइप से, और बाकी के जो है इनपुट या आउटपुट्स वगैरह जो भी है वो इस तरह लिए जाते हैं। लेकिन इस समय जब इसको किया जाता है केवल इसका फंक्शनल बिहेवियर जो सिस्टम का क्या रहेगा, व्हाट द सिस्टम विल प्रोवाइड, वो बताया जाता है। इंटरनल जो वर्किंग होती है उसकी, कि हाउ इट विल परफॉर्म, ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग वाला जो ब्लैक बॉक्स जो है उसकी तरह ऑपरेट होता है। लेकिन लेटर ऑन जैसे आप इसको लेवल 1 पे इलेबोरेट करते हैं तो फिर इसको फर्दर इसकी फंक्शनिंग वगैरह जो है प्रोसेस की वो इलेबोरेटेड होगी, और फिर लेवल 2 पे जाएंगे तो फर्दर और ज्यादा इलेबोरेटेड एंड डिटेल्ड फंक्शनिंग के अंदर अपन शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेवल 0। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस टेक्निक? क्या कह रहा है, स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस, ओके। तो यहाँ पर देखिए, टू फोकस ऑन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये वाला नहीं रहेगा, स्ट्रक्चर से टू डेवलप, ये वाला हो जाएगा करेक्टली, टू डेवलप अ लॉजिकल मॉडल ऑफ द सिस्टम इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी। जब स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस की जब बात की जा रही कर रही है तो ये लॉजिकल मॉडल्स के ऊपर फोकस करता है कि व्हाट द सिस्टम हैव टू डू। तो इस केस में क्या करता है, फिर जो DFD है, ER डायग्राम है या अदर जिस टाइप के डायग्राम्स है उनको यूज करते हुए इस सिस्टम को जो रिप्रेजेंटेशन है वो किया जाता है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है देख लेते हैं। विच टाइप ऑफ सिस्टम टेस्टिंग वेरीफाइज दैट द सिस्टम ऑपरेट्स करेक्टली अंडर द एंटिसिपेटेड यूजर लोड्स एंड स्ट्रेस कंडीशन? यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देखिए, यूजर वर्ड जरूर आ रहा है लेकिन एंटिसिपेटेड यूजर लोड्स एंड स्ट्रेस कंडीशंस की बात करें। बिगिनिंग में जो भी आपका जो सिस्टम बनाया गया था उसका लोड जो है, स्ट्रेस कितना डिफाइन किया गया था, उस लोड के अकॉर्डिंगली सिस्टम ऑपरेट कर पा रहा है या उसकी परफॉर्मेंस डिग्रेड हो रही है करी, उसकी बात कर रहा है। तो ये आपका जो आ जाएगा, ये सारी जो चीज आती है उसके अंदर आ जाएगी आपकी परफॉर्मेंस टेस्टिंग के अंदर। परफॉर्मेंस टेस्टिंग जब करते हैं तो उसके अंदर लोड टेस्टिंग, स्ट्रेस टेस्टिंग एटसेट्रा, नंबर ऑफ फैक्टर, जो स्केलेबिलिटी टेस्टिंग, नंबर ऑफ
काइंड्स की जो टेस्टिंग्स है वो उसके अंदर इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ डेटा स्टोर इन अ डाटा फ्लो डायग्राम। डेटा स्टोर का काम तो डिपॉजिटरी के लिए होता है, तो ये क्या देखते हैं क्या कह रहा है, टू रिप्रेजेंट एन एक्सटर्नल सोर्स और सिंक टू शो अ प्रोसेस, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर सी, टू रिप्रेजेंट अ प्लेस वेयर डाटा इज हेल्ड और स्टोर्ड। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की एडवांटेज ऑफ द स्पाइरल मॉडल ओवर द वाटरफॉल मॉडल। बहुत काफी डिफरेंस है इसके अंदर। यहां पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटर इक्विप टू हैंडल एंड मैनेज द रिस्क थ्रू आउट द प्रोजेक्ट, क्योंकि जो स्पाइरल मॉडल होता है वो रिस्क मैनेजमेंट जो है उस कंसेप्ट के अराउंड डेवलप किया गया है। नेक्स्ट वन, इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन व्हाट डज द पॉलीमॉर्फिज्म मीन। सब लोग जानते होंगे पॉलीमॉर्फिज्म यानी मेनी फॉर्म्स, अगर वन वर्ड में अगर बात करें तो यहां देखते हैं क्या कह रहा है, द एबिलिटी टू क्रिएट, ये वाला नहीं होगा, द बंडल ऑफ डाटा, ये वाला हो जाएगा सी वाला, द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू टेक मेनी फॉर्म्स और हैव मेथड्स परफॉर्म डिफरेंट एक्शंस डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट टाइप। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ बेंचमार्किंग इन सिस्टम एनालिसिस। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा टू कंपेयर सिस्टम परफॉर्मेंस अगेंस्ट इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिसेस और कंपिटिटर्स। ये बिल्कुल उसी तरीके से हो जाता है, किसी भी चीज़ को अगर जब आप आइडियल मान लेते हैं और अपन जैसे 100 को एक आइडियल वैल्यू मानते हैं तो 100 के साथ कंपेयर करते हैं कि अदर वन जो है स्टूडेंट उसमें से कितने अचीव कर रहा है, 90, 95 एटसेट्रा, ये इसी प्रकार से हो जाता है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द कपलिंग बिटवीन द मॉड्यूल्स इफ दे शेयर अ कॉमन ग्लोबल डाटा स्ट्रक्चर। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो कपलिंग जो हो रही है इनके बीच मॉड्यूल के बीच में ग्लोबल डाटा स्ट्रक्चर शेयर हो रहा है उसकी बात कर रहा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉमन कपलिंग। ये वैसे अनडिजायरेबल होती है, रीजन ये रहता है कि जो ग्लोबल एरिया है वहां से इस डाटा को लिया जाता है, अगर वो एक मॉड्यूल को इफेक्ट करा है तो वो डेफिनेटली अदर मॉड्यूल भी जो है ग्लोबल डाटा के थ्रू क्या होगा, इफेक्टेड हो जाएगा। तो इंटरडिपेंडेंसी जो है वो खत्म उनके बीच का वो खत्म हो जाएगा, जो एनकैप्सुलेशन का जो रूल है वो वायलेट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, विच ऑफ दीज इज नॉट अ टिपिकल फेस इन द रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल। उसके अंदर उसका फेस नहीं है, उसका पार्ट नहीं है। रिक्वायरमेंट प्लानिंग होता है, यूजर डिजाइन होता है, कंस्ट्रक्शन होता है, इसके बाद एक कट ओवर करके भी होता है। ये लॉन्ग टर्म जो मेंटेनेंस जो होता है वो इसका पार्ट नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट वन, व्हाट डज द टर्म फिजिबिलिटी इंप्लाइज इन द कंटेक्स्ट ऑफ द सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। फिजिबिलिटी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, द प्रैक्टिकल एंड वायबिलिटी ऑफ अ प्रपोज सिस्टम। के जो भी सिस्टम है जो सोच रहे हैं वो एग्जिस्ट कर पाएगा या नहीं, वो डेवलप हो सकता है या नहीं, जो भी अपने पास में स्ट्रक्चर, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी रिसोर्सेज वगैरह अवेलेबल है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ अ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। उसका एग्जाम काफी अपन कर चुके हैं, नॉन फंक्शनल फंक्शन से रिलेटेड। देखे अभी क्या कह रहा है, द सिस्टम मस्ट प्रोसेस जीरो ऑर्डर, ये तो आपका फंक्शनल हो जाएगा क्योंकि यूजर से रिलेटेड हो गया। द सिस्टम मस्ट अलाउ यूजर्स टू रजिस्टर, ये भी यूजर से रिलेटेड हो गया। द सिस्टम मस्ट बी सिक्योर अगेंस्ट, ये आपका नॉन फंक्शनल हो गया जिसकी बात कर रहा है, और ये भी आपका जो है यूजर से। तो ए, बी और डी जो आपके दिए गए वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं और सी जो आपका नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। Yes, next one. The process of verifying that each individual component or module of the software work as expected. यहाँ जो बात कर रहा है ये इंडिविजुअल मॉड्यूल और कंपोनेंट की बात कर रहा है, तो ये आपका हो जाएगा यूनिट टेस्टिंग। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज फॉल्स अंडर द डिजाइन फेज ऑफ, ये डिजाइन फेज के अंदर जो है कंसीडर की जाती है, कौन कौन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, स्पेसिफाइंग द सिस्टम आर्किटेक्चर एंड डिटेल्ड मॉड्यूल स्पेसिफिकेशन। नेक्स्ट वन, व्हाट इज अ यूज केस सिनेरियो। ये यूएमएल के अंदर काम में आता करता है। ये यहां पर क्या कह रहा है, ये आपका हो जाएगा बी, अ टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉर अ पर्टिकुलर यूज केस। Next one, which type of system conversion strategy carries the highest risk but is often the fastest? यहाँ पर ये वाला इससे इन टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है एग्जाम में 100% आते हैं, आ रहे हैं आजकल,
और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनके अंदर जितने भी वेराइटीज है मेरे कुछ वीडियो में हो चुका है और मैं बता चुका हूं इनके बारे में, और आगे भी और बता दूंगा। इनके ऊपर फोकस कीजिएगा आप लोग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डायरेक्ट कट ओवर। ये जो बात कर रहा है हाई रिस्क बट इज ऑफन द फास्टर, इसका रीजन क्या है, क्यों रहता है? इसके अंदर डायरेक्ट कट ओवर के अंदर क्या करते हैं, जो ओल्ड सिस्टम रनिंग में है उसको एकदम सडनली स्टॉप कर देते हैं। जो न्यू सिस्टम है विदाउट टेस्टिंग या मतलब उसके साथ में उसको लेके रन करवा देते हैं। उसकी प्रोबेबिलिटी आगे कितनी है, कितना रन कर पाएगा या आगे क्या रिस्क होगी, वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है इस केस में। इसलिए ये वाला जो मेथड इसके अंदर काम में लिया जाता है। पैरेलल के अंदर क्या कर देते हैं, पैरेलल जो होता है ये काफ़ी सेफ वर्जन रहता है इस केस के अंदर, जिसमें ओल्ड सिस्टम भी रन करता है एंड न्यू सिस्टम भी रन करता है। रिसोर्सेज का यूज़ ज़्यादा होता है और कॉस्ट भी इसकी ज़्यादा आती है। फेस्ड कन्वर्जन के अंदर क्या कर देते हैं, इसके अंदर जो ओल्ड सिस्टम रन करता है लेकिन जो न्यू है उसको मॉड्यूल्स के अंदर जो ग्रेजुअली इसको इंट्रोड्यूस कराया जाता है। और पायलट के अंदर क्या कर देते हैं, केवल पर्टिकुलर यूजर्स के लिए एक पर्टिकुलर एरिया में सिस्टम का कोई पार्ट या मॉड्यूल है उसको इम्प्लीमेंट किए करके उसके यूजर फीडबैक वगैरह लिया जाता है। के अंदर ये in UML, which diagram is used to represent the physical architecture of a system, showing where the software components are deployed on hardware nodes. क्लियर कट ये पूरा इसका डिटेलिंग बता रहा कर रहा है, तो ये आपका आ जाएगा बी, डिप्लॉयमेंट डायग्राम। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 65, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ अ सर्विस लेवल एग्रीमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ सिस्टम ऑपरेशन और आउटसोर्सिंग? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, to specify the quality of service, availability and responsibility for service providers. ये जो है स्टेक होल्डर्स एंड कंपनी जो भी है उनके बीच में एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट होगा कि वो सिस्टम के अंदर किस प्रकार की क्वालिटी वगैरह जो है वो प्रोवाइड करेंगे, उनकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह रहेगी, ये सारा उसके अंदर मेंशन होता है लीगल तरीके से। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ बॉटम अप अप्रोच इन सिस्टम डिजाइन? पहली बात तो ये कि बॉटम अप अप्रोच की जब बात करते हैं तो बॉटम अप अप्रोच के अंदर क्या होता है, जो स्मॉलर मॉड्यूल्स हैं वहां से बिगिनिंग करते हुए उनको लेटर ऑन इंटीग्रेट करते हुए एक लार्ज मॉड्यूल में कन्वर्ट करते हैं। तो यहां देखते हैं अपन क्या किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसएडवांटेज की बात कर रहा है, तो डिसएडवांटेज, इट इज डिफिकल्ट टू मैनेज एंड कोऑर्डिनेट फॉर लार्ज प्रोजेक्ट्स, ये तो नहीं होगा। इट में लीड टू रिडंडेंट मॉड्यूल्स, ये वाला हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर है। इसका बात कर रहा है डिसएडवांटेज, इसका रीजन ये होता है जो इसके अंदर जो स्मॉलर मॉड्यूल्स मैनेज किए जाते हैं वो नंबर ऑफ टीम्स के द्वारा होते हैं। अगर अलग अलग टीम्स के लोग अलग अलग उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं, वो इंटरडिपेंडेंट हैं, तो लेटर ऑन उनके रिडंडेंसी के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं और इनकंसिस्टेंट डाटा वहां एराइज हो सकते हैं। नेक्स्ट वन, व्हाट डज maintainability as a non-functional requirement refer to? Next one, correct answer हो जाएगा B, the ease with which the system can be modified, adapted or corrected after deployment. Next one, which type of system test validates the system against its original business objective and user requirements typically performed by the end users? यहाँ जो हो रही है टेस्टिंग वगैरह सब एंड यूजर के पर्सपेक्टिव से हो रही है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की चैलेंज व्हेन अप्लाइंग द वाटरफॉल मॉडल टू प्रोजेक्ट्स विथ इवॉल्विंग रिक्वायरमेंट्स? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, हायर रिस्क ऑफ डिलीवरिंग अ सिस्टम दैट डजंट मीट करंट नीड्स। रीजन ये रहता है कि जो वाटरफॉल मॉडल होता है ये रिजिड मॉडल होता है और क्लासिकल मॉडल है, लीनियर वे में काम करता है। तो रिक्वायरमेंट्स अगर वेल डिफाइंड होनी चाहिए, लेकिन रिक्वायरमेंट्स अगर इवॉल्व हो रही है तो उन रिक्वायरमेंट को ये फुलफिल नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट इज ऑफन द मोस्ट डिफिकल्ट टू क्वांटिफाई एंड टेस्ट ऑब्जेक्टिविटी? ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, यूजेबिलिटी, ईज ऑफ लर्निंग एंड यूजर सेटिस्फेक्शन। इसका डिपेंड ये करता है कि यूजर का जो इन्वॉल्वमेंट है किसी भी सिस्टम के साथ, ये सब्जेक्ट में मैटर करता है कि उसमें इन्वॉल्व होना चाहता है या नहीं होना चाहता है, किस फील्ड से बिलोंग करता है, किस एरिया से बिलोंग करता है, उसको सेटिस्फाई करना जो है ये दैट्स नॉट अ इजी टास्क। नेक्स्ट वन,
What is the primary characteristic that distinguishes an activity diagram from a sequence diagram in UML? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी. Activity diagram focus on the work flows and control flow, while the sequence diagram focus on the message flow between the objects. Next one. In agile methodologies, what is the significance of the definition of the done? यहां पर देखिए क्या कह रहा है. It is a shared understanding within the team of what needs to be true for a work increment to be considered complete. जब भी कोई मॉड्यूल वगैरह कोई कंप्लीट किया जाता है, ये उसके साथ में, उस ट्रस्ट के साथ में किया जाता है कि उसके अंदर कोई भी फ्लॉज वगैरह पेंडिंग में नहीं है. लेकिन लेटर ऑन अगर उसमें से फ्लॉज वगैरह आ जाते हैं, करते हैं, और वो ज्यादा आ रहे हैं, कर रहे हैं, इसका मतलब है डेफिनेशन ऑफ जो डन है वो लीस्ट है. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 73. द प्राइमरी रीजन फॉर परफॉर्मिंग रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी इन सिस्टम एनालिसिस इज. नेक्स्ट, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी. टू एंश्योर दैट एवरी रिक्वायरमेंट इज लिंक्ड टू इट्स सोर्स, डिजाइन एलिमेंट्स, कोड एंड टेस्ट केसेस. नेक्स्ट वन, इन अ हाई रेगुलेटेड एनवायरमेंट, ओके, which SDLC model is often preferred due to its emphasis on detailed documentation and verification at each stage. इसका करेक्ट, यहां पर वेरिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंट एवरी स्टेज की बात कर रहा है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वी मॉडल, जो कि वाटरफॉल मॉडल का एक्सटेंशन है. और वी मॉडल को अपन वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन मॉडल भी कहते हैं. नेक्स्ट वन, व्हाट इज द मेन बेनिफिट ऑफ यूजिंग माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी. क्वेश्चन यहां पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 76. क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है. Which of the following is an advanced technique for requirement elicitation that aims to foster collaboration and consciousness among a diverse group of stakeholders in a structured walkthrough setting? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी. जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट सेशंस. ये एक प्रकार का जो है ये वर्कशॉप रहता है, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो पर्सन्स होते हैं, यूजर, स्टेक होल्डर्स, मैनेजमेंट, प्रोफेशनल्स, दोज आर टू बी कलेक्टेड, और उनके जो व्यू पॉइंट्स हैं वो वहां पर लिए जाते हैं, उनका फीडबैक लिया जाता है, एंड देन वो जो है उसके एनालिसिस एंड डिजाइन के अंदर, इम्प्लीमेंटेशंस के अंदर उसको अप्लाई करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77. व्हाट इज द प्राइमरी कंसर्न व्हेन कंसीडरिंग द स्केलेबिलिटी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट. ये क्या कह रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी. द सिस्टम्स एबिलिटी टू हैंडल इंक्रीजिंग लोड्स और डिमांड्स विदाउट डिग्रेडेशन इन परफॉर्मेंस. जब स्केलेबिलिटी की जाती है किसी भी सिस्टम की, अपनी जो ऑलरेडी जो कैपेसिटी है उसके रेस्पेक्ट में, उसका मीनिंग ये नहीं खाली उसको स्केल करना है, उसकी साइज को इंक्रीज करना, लेकिन उसके साथ में ये भी है जो उसकी परफॉर्मेंस चल रही है वो डिग्रेड नहीं होनी चाहिए. नेक्स्ट वन, विच टाइप ऑफ कोहेजन इज जनरली कंसिडर्ड द मोस्ट डिजायरेबल इन सॉफ्टवेयर मॉड्यूल डिजाइन. ये बात जो कर रहा है, ये बात कर रहा है यहाँ पर कोहेजन की. कोहेजन के अंदर क्या होता है, इंटर डिपेंडेंट जो एलिमेंट्स होते हैं. ये कह रहा है वो मोस्ट डिजायरेबल, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फंक्शनल कोहेजन. नेक्स्ट वन, इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट व्हाट इज द रिस्क मिटिगेशन. ये बता चुका हूं मैं पहले. इसके अंदर अवॉइडिंग द रिस्क, ये तो रिस्क अवॉइडेंस, तो इसका ये नहीं होगा. एक्सेप्टिंग द रिस्क एंड डीलिंग विद कंसिक्वेंसेस, ये भी नहीं होगा. यहां पर आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी. डेवलपिंग द स्ट्रेटजीज टू रिड्यूस द प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट ऑफ अ रिस्क इवेंट. Next one, what does the consolidation step typically involve in analysis phase, particularly after the initial requirement gathering? इसका करेक्ट आंसर होगा बी. एलिमिनेशन, रिडंडेंसीज, इनकंसिस्टेंसीज एंड एम्बिग्यूटीज फ्रॉम द गैदर्ड रिक्वायरमेंट. इसका रीजन ये रहता है कि जो इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है वो डिफरेंट वेज में होती है. सर्वे के थ्रू होती है, मेल के थ्रू होती है, इंटरव्यूज के थ्रू होती है, एटसेट्रा, और डिफरेंट पर्सन्स उसको कवर अप करते हैं. तो चांसेस हैं कि जो इन्फॉर्मेशन आपके पास में आ रही है वो अनक्लियर हो, इनकंसिस्टेंट हो, एम्बिग्यूटीज वगैरह उसमें रहती है, तो उनको फिल्टर करना पड़ता है उस केस में. नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्किटेक्चरल स्टाइल्स एम्फसाइजेज इंडिपेंडेंट डिप्लॉयमेंट, डिसेंट्रलाइज्ड डाटा मैनेजमेंट एंड लैंग्वेज एग्नोस्टिज्म.
तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर। नेक्स्ट वन, इन अ डीएफडी अ लेवल 0 shows one process and 3 external entities. If you are decompose this process to level 1 and it now shows 4 sub process, how many data stores would typically be introduced at level 1? ये बात कर रहा है कि डाटा स्टोर, ये एक जो बात कर रहा है ये क्या कह रहा है समझने की कोशिश कीजिए। अपन लेवल 0 से लेवल 1, लेवल 1 से लेवल 2 शिफ्ट हो जाते हैं, तो डाटा स्टोर का काम जो होता है वो डाटा स्टोर करने के लिए ये डिपेंड करता है प्रोसेसेस के बीच में जो इंफॉर्मेशन जो फ्लो हो रहा है कर रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका लॉजिक क्या है, किस प्रकार से बनाया गया, नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं, उसके हिसाब से जो है इसकी डाटा स्टोर की जो रिक्वायरमेंट होगी आप उसके हिसाब से डिफाइन ये नहीं कर सकते कि खाली प्रोसेस इतने हैं और नंबर ऑफ प्रोसेसेस के यहाँ पे डाटा स्टोर की कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपका जो है वो हो जाएगा यहाँ पर डी। It depends on the data flows, can't be determined precisely without constraint. जब तक वो कंप्लीट सिनेरियो अगर अवेलेबल नहीं है अपन इसको एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है, अ सिस्टम हैज एन एवरेज अवेलेबिलिटी ऑफ 99%, ओके, ओवर अ मंथ 30 days, ओके, हाउ मेनी मिनट्स, मिनट की बात कर रहा है, वुड द सिस्टम बी अनअवेलेबल, इसका मतलब एक चीज को ध्यान से देखिए, अवेलेबल अगर 99% है इसका मतलब है अनअवेलेबल की जो बात कर रहा है वो 1% होगा टोटल का, ओके। नेक्स्ट वन, यहाँ अपने को इन्फॉर्मेशन जो टाइम जो गिवन है डेज में, लेकिन कैलकुलेशन किस में करनी है, मिनट्स में करनी है। तो आपको क्या करना है, डेज को मिनट में कन्वर्ट कीजिएगा। जब डेज को मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे इसके हिसाब से तो टोटल जो हो जाएगा आपका वो आ जाएगा ये 30 days, 1 डे में 24 आवर्स एंड 1 आवर के अंदर 60 मिनट्स। तो आप जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। लेकिन जब आप इस इन्फॉर्मेशन का 1% कैलकुलेट करेंगे तो 1% जब कैलकुलेट करेंगे तो ये ऑमिट हो जाएंगे और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा बी, 432 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, अ सिस्टम रिसीव्स 30 यूजर रिक्वेस्ट पर सेकेंड इफ द एवरेज रेस्पॉन्स टाइम पर रिक्वेस्ट इज 500 मिली सेकेंड्स। 500 मिली सेकेंड्स को अगर मैं सेकेंड में कन्वर्ट करूंगा तो 0.5 सेकेंड हो जाएगा ये। हाउ मेनी साइमल्टेनियस रिक्वेस्ट आर बीइंग प्रोसेस्ड ऑन एवरेज, दिस इज लिटिल, ओके। तो आप क्या करना है, इसके 0.5 सेकेंड से और ये 30 यूजर्स पर सेकेंड है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 15 रिक्वेस्ट। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 85, Which of the following is considered a high priority non-functional requirements? यहां पर जो बात कर रहा है नॉन फंक्शनल की बात कर रहा है। यहां पर देखिए हाई प्रायोरिटी से मतलब हो जाएगा सीवियर प्रॉब्लम, अगर उसको टाइम पे सॉल्व नहीं किया गया दैट में डैमेज द सिस्टम। तो यहां पर देखें क्या चीज की बात कर रहा है, द सिस्टम मस्ट हैव अ लॉगिन पेज, नहीं ये तो इतना नहीं होगा, द सिस्टम मस्ट प्रोसेस ट्रांजैक्शन विद इन 2 seconds, ये हो सकता है। आगे और देख लेते हैं, सिस्टम मस्ट अलाउ यूजर्स टू व्यू देयर ट्रांजैक्शन, ये तो यूजर से रिलेटेड हो गया, ये भी नहीं होगा। द सिस्टम मस्ट जनरेट अ मंथली सेल्स रिपोर्ट, ये भी यूजर से रिलेटेड। तो आपका करेक्ट आंसर इस फिलहाल जो गिवन है वो ऑप्शन, उनमें से बेटर जो ऑप्शन है वो है आपका बी। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वैलिडेशन इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। मैं बता चुका हूं काफी बार, वैलिडेशन को जब आप देख रहे हैं तो यूजर के पर्सपेक्टिव से देखना है कि एप्लीकेशन को उन्होंने इनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली बनाया है या नहीं है, स्टेक होल्डर की जो नीड्स है वो फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है, उसके हिसाब से। तो अपन देखते हैं यहाँ पर बी में क्या कह रहा है, टू कंफर्म दैट द सॉफ्टवेयर मीट्स द यूजर्स एक्चुअल नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस, आर वी बिल्डिंग द राइट, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। Yes, next one, question number 87 क्या कह रहा है, when a new system is implemented, running the new system alongside the old system, ये मैं बता चुका हूँ थोड़ी देर पहले। इसमें क्या कर रहा है, न्यू सिस्टम भी रन हो रहा है और ओल्ड सिस्टम भी रन हो रहा है, तो इस पैरेलली, तो आप करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, पैरेलल रन। नेक्स्ट वन, which of the following is the key characteristic of a logical DFD? लॉजिकल डीएफडी जो है केवल ये बताता है कि सिस्टम को क्या करना है, कंपोनेंट्स क्या करेंगे,
कैसे करना है इंटरनल डिटेलिंग जो है उसकी कोई नीड नहीं है इसके अंदर। और लॉजिकल के अंदर मैं बता चुका हूं आपको कि डीएफडी, ईआरडी एटसेट्रा इस टाइप के जो होते हैं स्ट्रक्चर्स, उनको यूज किया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, डिस्क्राइब व्हाट द सिस्टम डज इंडिपेंडेंट ऑफ हाउ इट इज इंप्लीमेंटेड। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 89, which of the following best describes the coupling in terms of its impact on system maintenance? कपलिंग की बात हो रही है, यानी इंटरडिपेंडेंस की बात हो रही है मॉड्यूल्स के बीच में। देखते हैं, हाई कपलिंग तो होनी भी नहीं चाहिए, मेक्स द सिस्टम इजियर, नहीं, ये तो हाई कपलिंग अगर होगी तो डिस्टर्ब करेगा सिस्टम को। लो कपलिंग मेक्स द सिस्टम इजियर टू मेंटेन, एंड ये बेटर आंसर है इसका। कपलिंग हैज नो इम्पैक्ट तो होता है। कपलिंग ओनली अफेक्ट द सिस्टम परफॉर्मेंस नॉट मेंटेनेंस, ये भी रॉन्ग। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। Which of the following is a common technique for gathering non-functional requirements? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, क्वेश्चनरीज एंड सर्वेज स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी एंड यूजेबिलिटी। नेक्स्ट वन, ये क्या करे, नेसी चार्ट्स, ये जो चार्ट्स होते हैं, ये जो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी, आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय द फ्लो चार्ट्स आर मेड अप ऑफ बॉक्सेस विद इन द बॉक्सेस। पहली बात तो ये सुनिए, ये जो चार्ट्स हैं ओल्ड टाइम के अंदर आउटडेटेड हो गए हैं आज की डेट में, और फ्लो चार्ट्स जो है उन्होंने इसको रिप्लेस कर दिया। तो आज की डेट में कहीं पर भी इनको है अगर पढ़ाया जा रहा है तो ओनली टीचिंग वगैरह के अंदर इनको यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 92, चेंजिंग द रिलेशनशिप with and services provided to customer in such a way that they will not think of changing the suppliers, ये कहलाता है लॉक इन कस्टमर्स। इसका मतलब है उनके साथ इस प्रकार का बॉन्ड एस्टेब्लिश कर देना कि कस्टमर जो है सप्लायर को छोड़ के जा ही नहीं सकता। इस प्रकार की सर्विसेज, इस प्रकार की जो बेस्ट सर्विसेज जो है उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट वन, एट्रीब्यूट्स आर असाइंड वैल्यू, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा when the instances of objects are defined, when instances of objects जब डिफाइन करें तो मेमोरी अलोकेशन, मेमोरी जो है वो अलोकेट हो जाती है, और मेमोरी जब अलोकेट हो जाएगी तो अगर यूजर अपनी तरफ से कोई वैल्यू अलॉट नहीं भी करता है तो डिफॉल्ट वैल्यूज उनको असाइन हो जाती है। नेक्स्ट वन, इट इज नेसेसरी टू केयरफुली डिजाइन डाटा इनपुट इनटू कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम बिकॉज, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, द वॉल्यूम ऑफ द डाटा हैंडल्ड इज लार्ज। इसका रीजन ये होता है कि अगर लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा है उसमें किसी भी प्रकार की अगर एरर्स हो गई तो लेटर ऑन उसको मॉडिफाई करना, कंस्ट्रक्ट करना और उसकी जो कॉस्ट वगैरह है वो सारी इंक्रीज हो जाएगी, वो उसके सिस्टम को इफेक्ट करेगा और काफी डिफिकल्ट हो जाता है उसको वापस हैंडल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, विच इज द वर्स्ट टाइप ऑफ कपलिंग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कंटेंट कपलिंग। इसका रीजन ये हो जाता है कंटेंट कपलिंग के अंदर एक मॉड्यूल के जो कंटेंट्स हैं वो दूसरे मॉड्यूल के कंटेंट को क्या कर देते हैं, इफेक्ट कर देते हैं। तो जब वो इफेक्ट कर देंगे तो उनके बीच जो इंटरडिपेंडेंसी वाला जो कंसेप्ट है वो लॉस हो जाता है, एनकैप्सुलेशन का रूल से वो वायलेट हो जाता है। नेक्स्ट वन, टू चेक वेदर वी आर डेवलपिंग द राइट प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स और नॉट, इट इज अ स्टैटिक प्रोसेस। यहां जो बात कर रहा है, ये जो बात कर रहा है यहां पर डेवलपर्स के पर्सपेक्टिव से कर रहा है, तो डेवलपर के पर्सपेक्टिव से जब कर रहा है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेरिफिकेशन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग समटाइम्स कॉल्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में काफी बार इसको अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इसका जो नाम है, बिहेवियरल टेस्टिंग, इसके अदर नेम्स भी हैं, ओपेक्यू टेस्टिंग, स्पेसिफिकेशन बेस्ड testing, etc. Yes, next one. Which software development life cycle model will require to start the testing activities when starting development activities itself? यहां जो बात कर रहा है किस मॉडल, which software will require to start testing activities when starting development model, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वी मॉडल, क्योंकि वी मॉडल जो होता है वेरिफिकेशन है, वैलिडेशन मॉडल है, जो एक्सटेंशन ऑफ जो है उसका वाटरफॉल मॉडल का है। ये एवरी स्टेज पे जो है उसका वेरिफिकेशन, उसकी जो टेस्टिंग जो है वो परफॉर्म करता है। नेक्स्ट वन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का जो ले रहे हैं लेक्चर,
द मेजर गोल ऑफ रिक्वायरमेंट डिटर्मिनेशन फेस ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट इज, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, डिटरमाइन व्हाट इंफॉर्मेशन इज नीडेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सीरियल नंबर्स यूज्ड एज कोड्स आर, इसका करेक्ट आंसर जाएगा, एक तो कॉन्साइज होने चाहिए, दूसरा एक्सपेंडेबल होने चाहिए, तो ये आपको आंसर मिलेगा डी के अंदर। क्योंकि जो ये मीनिंगफुल या कंप्रेहेंसिव दोनों सेम ही वे में यूज किए जाते हैं, ये दोनों जो डिफाइन करते हैं उसकी जो है सीरियल नंबर जो प्रोवाइड किया गया किसी प्रोडक्ट के लिए, उसकी ब्रॉड इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर रहा है, जबकि यहाँ पर उसके सीरियल नंबर उसके थ्रू ब्रॉड इंफॉर्मेशन की जरूरत ही नहीं होती है, तो क्योंकि सीरियल नंबर के थ्रू जो है अपन एक प्रोडक्ट को दूसरे से उसके आइडेंटिफाई डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। और इसी के साथ ही अपने जो 100 क्वेश्चन है वो इसके अंदर कंप्लीट हो गए।